हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर 1 इकाई 1A भूमि मृदा एवं जल संसाधन। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न से चलते हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है। 71, 29, 41, 26%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%। पृथ्वी का 29% हिस्सा जो भाग है भूमि के अंतर्गत आता है और 71% में क्या है, पानी है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। पहाड़ों पे, पठारों पे, मैदानों में, मरुस्थलों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानों में। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, मैदानों क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। भूगर्भ विज्ञान विभाग, भू राजस्व विभाग, गृह विभाग, भूमि सुधार विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, भू राज्य विभाग रखता है। भू राजस्व विभाग रखता है। अगला क्वेश्चन है भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। 9, 7, 5, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग है। अगला क्वेश्चन है मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। 2, 3, 4, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 समोच्च रेखी खेती करना किसका उपाय है। जल प्रदूषण को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का, जल संकट को दूर करने का, भूमि की उर्वरता घटाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने का समोच्च रेखी खेती करने का उपाय है। अगला है रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं कार्बन का। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन एक महासागर नहीं है। अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक एक महासागर नहीं है। आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। सड़े गले मृदा मिट्टी में जो सड़े गले पदार्थ जो होता है उसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया से होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निछालन प्रक्रिया से होता है। अगला है भूमि एक डैश संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है। महासागरों में जल का 97.3% भाग पाया जाता है, मतलब प्रतिशत पाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है भूमि उपयोग से क्या समझते हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों में के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। कहाँ पे? भूमि में। भूमि का यही सब क्या है? उपयोग है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा है मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है तीसरा, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है, प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। पहला है प्राकृतिक कारक। स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा है मानवीय कारक। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि। क्लियर है? 5 भूमि है। चलिए अगला है 4 वाला में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो देना है अधिकतम 200 शब्दों में देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन पहला है इसका भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग। भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित है। ये वर्ग हैं वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि, ये सब क्या कृषि के लिए। तीसरा है पड़ती भूमि, चालू पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो, या अन्य पड़ती भूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो, उसे क्या कहते हैं? पड़ती भूमि कहा जाता है। अगला है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चारागाह की भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई है, उसे क्या कहते हैं? अन्य कृषि अयोग्य भूमि कहा जाता है। 5वां है शुद्ध बोई गई भूमि। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वही चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः ओ स्तर, ब स्तर एवं स्व स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर ओ में ह्यूमस की अधिकता होती है। ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। स्व स्तर में ऋतु क्षरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती हैं। क्या होती है? मूल चट्टानें होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। तेज हवा या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। क्लियर है? इसीलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय रेखी खेती करना, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। ये सब प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जल स्वाभाविक प्राकृतिक जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्रों का गंदा जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटना। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। नदियों, तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना और जैविक खादों के उपयोग पर रोक लगाना। ये सब क्या है? जल प्रदूषण से बचने का उपाय। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के बड़े कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्धता है, परंतु वे प्रदूषित हैं। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है, परंतु वहाँ जल का उपयोग नहीं किया जा सकता
इसीलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय। पहला, वर्षा जल संग्रह की तकनीक। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचय तकनीकों को अपनाना। ये सब तरीका से हम क्या कर सकते हैं, जल संकट को दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर, भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बागर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्यूमीनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। कौन मृदा? काली मृदा। काली मृदा में है। लाल एवं पीली मृदा प्राय द्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केवल कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।